यदि आपकी बॉडी का वेट 70 केजी है तो आपकी बॉडी के अंदर लगभग 5 ग्राम के आसपास आयरन होगा और यहाँ पर हर एक आयरन एटम चारों ओर से प्रोटीन चेन से कवर रहता है। अब ये आयरन एटम एंड प्रोटीन चेन का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है, जैसे लंग से आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन का लेकर जाना। अब हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आयरन एटम के चारों ओर प्रोटीन चेन कैसे फाइंड है, यानी आयरन का सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है। इसको जानने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं तो वहां पर एनर्जी का एक ना चाहते हुए छोटा सा लॉस हो जाता है, जिससे आयरन के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इस एनर्जी के अननेसेसरी लॉस को ही हम कहते हैं रिकॉइल एनर्जी। आज हम इस रिकॉइल एनर्जी को ही सरल भाषा में समझेंगे। मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये रिकॉइल एनर्जी क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आयरन के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कैसे मेजर करते हैं, और इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेकर। लेट सपोज मेरे पास एक ब्लड का सैंपल है, दिस इज द ब्लड सैंपल। हमें पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में होता क्या है, आयरन एटम के चारों ओर प्रोटीन चेन प्रेजेंट रहती है। तो जो हीमोग्लोबिन का आयरन है, लेट्स सपोज दिस इज द आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन, इस आयरन के बारे में हमें सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी लेनी है। तो हम करते क्या है, जिस आयरन एटम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सराउंडिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, उस आयरन एटम पर आपको गामा रेज डालना होता है। जैसे ही गामा रेज आयरन एटम से टकराती है, ये गामा रेज सीधी पहुंचती है आयरन एटम के न्यूक्लियस के पास और उस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करती है। इस इंटरेक्शन का रिजल्ट ये आता है, आयरन एटम का न्यूक्लियस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। यहाँ पर लोअर एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जैसे ही आयरन का एटम हायर एनर्जी में जाता है, आयरन का न्यूक्लियस हायर एनर्जी में जाता है, उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इस बात को यहाँ पर मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं दो लाइन बना रहा हूँ। नीचे वाली लाइन का मतलब है आयरन एटम का न्यूक्लियस लोअर एनर्जी में है, यानी ग्राउंड स्टेट में है। इसके ऊपर एक लाइन में और बना देता हूं, इसका मतलब यह है आयरन एटम का न्यूक्लियस यहां पर एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो जैसे ही आयरन एटम के न्यूक्लियस से गामा रे आकर इंटरेक्ट करती यानी टकराती है, आयरन एटम का न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे ये ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन की हेल्प से हमें ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में एनर्जी का कितना गैप है, ये गैप कितना है एनर्जी का, इस गैप को मेजर करने का एक चांस मिल जाता है। इस गैप को मेजर करने का एक चांस मिल जाता है और देखा जाता है आयरन एटम के न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में कितना एनर्जी का गैप है। ये एनर्जी का गैप ही आपको इस आयरन एटम के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी जो आपने ये गैप मेजर किया है, ये गैप ही आपको प्रोवाइड कराता है द इंफॉर्मेशन अबाउट सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ आयरन। यही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है, भाई आपको गामा रेज न्यूक्लियस पे डालनी है, और जैसे न्यूक्लियस पे डालेंगे तो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। गैप को हम मेजर करेंगे और इस गैप की हेल्प से ही हम आयरन के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी देने लगे। अब क्वेश्चन ये आता है, गामा रेज कहां से लाएं। मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में गामा रेज को जनरेट करने का एक हम अलग तरीका यूज करते हैं, वो भी यहाँ पर समझने की आपको जरूरत है, उसको मैं यहां पर समझाता हूं। मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में गामा रेज जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लेते हैं, और इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में एक रेडियो एक्टिविटी का एक स्पेशल फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं के कैप्चर। ये कराते हैं। इस के कैप्चर में होता क्या है, के सेल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है, यहां पर एक न्यू न्यूक्लियस बन जाता है।
न्यू न्यूक्लियस यहाँ पर जनरेट हो जाता है। देखा ये जाता है जो न्यू न्यूक्लियस बनता है, ये न्यू न्यूक्लियस हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होता है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है यदि कोई भी एक्साइटेड स्टेट में है तो विद इन माइक्रो सेकंड के अंदर वो अपनी एनर्जी को कम करता है, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है जैसे ही कोई भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वहां पर एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के बीच का जितना भी एनर्जी का गैप है, लेट्स सपोज दिस इज द ई, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और देखा जाता है यहां पर रिलीज होने वाली एनर्जी होती है गामा रेज, और इसी गामा रेज को इस तरीके से हम जनरेट करते हैं और इसी गामा रेज को उस आयरन एटम पर हम डाल देते हैं जिसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए। यहां पर इस सिस्टम को मैं कह देता हूं सोर्स, और ये सिस्टम हमारा कहलाता है सैंपल। अब यहां पर आप देखें सोर्स में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। यहां पर ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको कहते हैं एमिशन। यहां पर न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यानी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। तो मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो इवेंट होती है, एक होती है सोर्स में एमिशन और दूसरा होता है सैंपल में एब्सॉर्प्शन। इस एमिशन और इस एब्सॉर्प्शन, इन दोनों ही इवेंट में थोड़ी थोड़ी एनर्जी लॉस होती है। जो यहां पर इन दोनों इवेंट में एनर्जी बर्बाद हो रही है, इस बर्बाद होने वाली एनर्जी को ही हम कह देते हैं रिकॉल एनर्जी। सबसे पहले समझ लेते हैं एनर्जी का जो ये बर्बादी हो रहा है ये एमिशन यानी सोर्स में कैसे होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास जो सोर्स है उस सोर्स में जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट एंड में है, वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, और इस एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के बीच का जो एनर्जी का गैप है, लेट्स सपोज वो गैप है 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वांटम थ्योरी ये कहती है जैसे कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, लेट्स सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है जो कि सोर्स में आता भी है, एमिशन शो करता है, तो वो न्यूक्लियस एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी रिलीज करता है जितना एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के बीच में गैप होता है। क्योंकि यहां पर गैप 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये न्यूक्लियस 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा, और ये न्यूक्लियस करता भी है। लेकिन यहां पर एक खेला हो जाता है। होता क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है, इस रिलीज होने वाली एनर्जी का कुछ पार्ट इस न्यूक्लियस को पीछे की साइड में धक्का देने में यूज हो जाता है। मान लीजिए यहां पर 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एनर्जी ऐसे रिलीज की, इस रिलीज होने वाली एनर्जी का कुछ पार्ट इस न्यूक्लियस को पीछे की साइड में, इस साइड में धक्का देने में यूज हो जाता है। लेट्स सपोज 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीछे की साइड में धक्का देने में यूज हो जाता है। तो रिलीज तो 14 ही कर रहा था, लेकिन अब बची कितनी एनर्जी, 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां पर बच गई। तो यहां पर पीछे की साइड में धक्का देने में जो एनर्जी की बर्बादी हो रही है यह है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बर्बाद होने वाली एनर्जी को ही हम कहते हैं रिकॉल एनर्जी। इसको ER से रिप्रेजेंट करते हैं, E स्टैंड फॉर द एनर्जी, R स्टैंड फॉर द रिकॉल। अब ये जो एनर्जी न्यूक्लियस पे ट्रांसफर हो रही है जिसकी वजह से न्यूक्लियस पीछे की साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो आपको पता है यदि कोई एनर्जी कहीं पर ट्रांसफर होती है और उससे उसमें मूवमेंट होता है तो उस एनर्जी को हम ये कहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। यानी ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये एनर्जी इस न्यूक्लियस में मूवमेंट लेके आती है, यानी यही एनर्जी इस न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी भी होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है रिकॉल एनर्जी दी जाती है और काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है दोनों की दोनों एनर्जी बराबर होती है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, 1/2 मास, यानी वेट किसका, जिसमें मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट करने वाला कौन है, हमारा न्यूक्लियस, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास को हम कहते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इनटू, चूंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होने से इस न्यूक्लियस में मूवमेंट हो रहा है पीछे की साइड में, यानी इसमें एक वेलोसिटी भी आएगी जिसको मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं, इनटू v, इट इज
वेलोसिटी। चूंकि यहां पर ये वेलोसिटी रिकॉल एनर्जी की वजह से आ रही है, इसीलिए इस वेलोसिटी को आप रिकॉल वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है, उस एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का कैसे लॉस होता है, जिसको रिकॉल एनर्जी कहते हैं। इसको समझने के लिए एक बार क्वांटम थ्योरी पर हम वापस आते हैं। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि यदि कोई न्यूक्लियस है आपके पास, उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना आप चाहते हैं, और वहां पर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का गैप, एनर्जी गैप मान लीजिए 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है वो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तभी जाएगा जब उससे जो आपकी एनर्जी आकर टकरा रही है, डेफिनेटली एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनको हम कहते हैं फोटोन। तो वो क्वांटम थ्योरी कहती है कि गामा रेज जो एनर्जी है, उसका जो फोटोन है, उस फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी का गैप है उसके, यानी 14 इस फोटोन की एनर्जी ये होनी चाहिए 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तभी ये गामा रेज का फोटोन जब न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा तो तभी ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ऐसा क्वांटम थ्योरी कहती है। लेकिन यहां पर होता क्या है, यहां पर होता यह है जैसे ही ये 14 किलो इलेक्ट्रॉन का फोटोन आकर न्यूक्लियस से टकराता है, जिसके पास 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इस न्यूक्लियस को आगे की साइड में धक्का देने में यूज कर लेता है। मान लीजिए 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी थी, उसमें से इसने 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस न्यूक्लियस को आगे की साइड में धकेलने में लगा दी। अब इसके पास कितनी एनर्जी बची, 14 में से 3 इसने यहां पर यूज किया, तो इसके पास अब केवल बची 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वांटम थ्योरी कहती है कि फोटोन के पास जो एनर्जी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14, लेकिन उसके पास कितनी है, 11 है। तो 11 के साथ ये न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा। जब ये न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पा रहा है तो हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाएगी। अब यहां पर ये जो एनर्जी का अननेसेसरी लॉस हुआ है 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को हम कहते हैं रिकॉल एनर्जी। और ये रिकॉल एनर्जी न्यूक्लियस के पास काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम ईआर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ईआर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये न्यूक्लियस के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है, जैसे हमारा कहां पर हुआ था, सोर्स के अंदर हुआ था। और ये इज इक्वल टू होती है 1/2 m मींस मास ऑफ न्यूक्लियस, v इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पर यदि आपको ट्रांजिशन कराना है तो यहां पर फोटोन कितनी एनर्जी का आपको लेना पड़ेगा, यहां पर लेना पड़ेगा 17 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिसकी 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस न्यूक्लियस को आगे की साइड में धकेलने में यूज हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके पास बची 17 में से 3 वहां चला गया, 14 के साथ ये न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये जो आपकी रिकॉल एनर्जी है, ये एक तरीके से एनर्जी का अननेसेसरी लॉस है। ये ना तो सैंपल के लिए ही सही है और ना ही ये सोर्स के लिए ही सही है। यदि आप सोर्स एंड सैंपल में जो अननेसेसरी एनर्जी का लॉस हो रहा है इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी रिकॉल एनर्जी को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं आपके पास 2 एक्सप्रेशन आपको शेयर कर रहा हूं, उन दोनों को आपको यूज करना है और रिकॉल एनर्जी को काफी इजीली से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। कभी कभी यदि आप नेट जेआरएफ के लिए जा रहे हैं तो इन दोनों एक्सप्रेशन पर कुछ प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में पीछे भी आई हैं और आगे भी आने की संभावना पर बनी रहती है। तो एक्सप्रेशन ये है, देखा ये जाता है जो रिकॉल एनर्जी होती है जिसको ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इज इक्वल टू होती है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी का गैप है, इस एनर्जी गैप के स्क्वायर के। यदि आप इसको डिवाइड कर देते हैं 2 कैपिटल एन सी स्क्वायर से, यहां पर m है मास कह लीजिए ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको केजी में लेना है। यहां पर जो आपकी एनर्जी आएगी वो ध्यान रखिएगा वो हमेशा जूल में आएगी। c इज द स्पीड ऑफ
लाइट। इस एक्सप्रेशन को आप यूज करेंगे और यूज करके रिकॉल एनर्जी निकाल देंगे। कभी कभी आपको रिकॉल एनर्जी दी जाती है और एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट पूछ लिया जाता है। यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, तो यदि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो इसको थोड़ा सा मैं और इजी आपके लिए बना देता हूं। यदि मैं यहां पर इसी एक्सप्रेशन में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यदि मैं पुट करता हूं तो यही एक्सप्रेशन बन जाता है 0.58 ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम। इस बार यहां पर जो एनर्जी है, चाहे रिकॉल एनर्जी हो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, चाहे एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। यहां पर न्यूक्लियस का जो वेट है वो होगा एटॉमिक वेट, यानी न्यूक्लियस का वेट AMU में होगा। जनरली अक्सर करता क्या है, न्यूक्लियस के वेट को AMU में जनरली वो दे देता है। आपको भी पता है न्यूक्लियस का वेट AMU में 99% केसेस में उसके मास नंबर के बराबर ही होता है, यानी आप ये कह सकते हैं यही क्या है वहां पर मास नंबर है। तो ये आपके एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे आएगी, आपको मास नंबर दिया रहेगा, रिकॉल एनर्जी दिया जा सकता है, एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट आपसे पूछ लेगा, या कभी कभी आपको रिकॉल एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट दिया रहेगा, मास नंबर आपको दिया रहेगा और रिकॉल एनर्जी आपसे पूछ लेगा। इन दोनों एक्सप्रेशन के बेसिस पे एक कॉलम में मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, जो कि नेट जेआरएफ दिसंबर 2012 में पूछा भी गया था। उसने ये कहा है, एक न्यूक्लियस है, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। ES मींस एक्साइटेड स्टेट, GS मींस ग्राउंड स्टेट, यानी ऑब्वियसली बात है सोर्स का न्यूक्लियस है, क्योंकि मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स का न्यूक्लियस ही एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वो जाता है। वो कहता है कि यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी यहां पर रिलीज होती है वो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो गैप होता है, जिसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो रिलीज होती है। तो वो पूछ रहा है कि कितना एनर्जी यहां पर रिलीज होगा यदि रिकॉल एनर्जी ER मींस ये है 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी into the 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बन जाएगा। आपको पता, उसने कहा है कि न्यूक्लियस के में वेट होगा, वेट का मतलब उसने आपको m दे दिया है, इट इज 139 AMU। हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ER की वैल्यू है, हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू है और हमसे E पूछा है, तो E विल बी, कैपिटल E विल बी इज इक्वल टू रूट ER means 2.5 into 10 to the power 6 electron volt multiplied by M, 139 divided by 0.58। तो यदि यहां से आप E निकालेंगे, it will be 24.73 into 10 to the power 3 electron volt। क्योंकि वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, तो E will be almost equal to 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यदि इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन में रिकॉल एनर्जी एंड मास ऑफ न्यूक्लियस में इनवर्सली प्रोपोर्शनलशिप का एक रिलेशन बन रहा है, यानी यदि किसी न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा तो वहां पर रिकॉल एनर्जी कम होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर एनर्जी का जो अननेसेसरी लॉस हो रहा है एब्जॉर्प्शन में भी और एमिशन में भी, जिसको आप रिकॉल एनर्जी कहते हैं, इसको कैसे हम रोकें, कैसे इसको जीरो बनाएं। इसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको न्यूक्लियस को तैयार करना पड़ेगा कि जो तू एनर्जी ले रहा है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, इसको लेना बंद कर। और न्यूक्लियस इस बात के लिए तभी रेडी होगा यदि वो मूवमेंट करना बंद कर दे। यदि न्यूक्लियस के पास कोई मूवमेंट नहीं होगा तो किसी भी कीमत पे, यानी न्यूक्लियस पे कुछ ऐसी कंडीशन आप लगा देते हैं कि वो मूवमेंट करना बंद कर देता है, तो न्यूक्लियस किसी भी कीमत पर काइनेटिक की फॉर्म में जो एनर्जी ले रहा था उसको एक्सेप्ट करना लेना बंद कर देगा। और ऐसा होता है तब जब न्यूक्लियस को आप सॉलिड स्टेट में ले लेते हैं।
सॉलिड स्टेट में जब आप उसको लेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके बराबर में एक और न्यूक्लियस होगा, इसके बराबर में एक और न्यूक्लियस होगा। तो ये हो सकता है न्यूक्लियस एनर्जी ले काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में और मूवमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन आसपास इतने अच्छे से पैकिंग करके न्यूक्लियस रहते हैं कि इसको मूवमेंट करने का स्पेस ही नहीं मिल पाता है। तो इस केस में न्यूक्लियस रिकॉल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी ले रहा था उसको लेने से मना कर देता है, यानी रिकॉल एनर्जी जीरो होती है। तो सीधी सी कहानी मैं आपसे कहूं, जब भी मॉसफेयर स्पेक्ट्रा आप रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर सैंपल न्यूक्लियस एंड सोर्स न्यूक्लियस हमेशा सॉलिड स्टेट में ही आपको रखना है। जब भी उसको सॉलिड स्टेट में रखते हैं तो वहां पर रिकॉल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी का लॉस होता है वो आपका वहां पर जीरो बन जाता है। जब भी सैंपल को सॉलिड स्टेट में ले लेते हैं यानी रिकॉल एनर्जी को हम जीरो बना देते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मॉसफेयर इफेक्ट आ गया है, और इसके बाद ही हम आगे की एनालिसिस हम अपनी स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल एंड सोर्स को हमेशा सॉलिड स्टेट में रखा जाता है। ऐसा करने से जो एनर्जी का अननेसेसरी लॉस होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। अब इसके बाद जो आगे का हमारा कहानी होता है मॉसफेयर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना, वो सब हम वहां पर स्टार्ट करते हैं।